मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं पुलिस को एक झील में एक लड़की की खोपड़ी मिलती है और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मेघा नाम की एक लड़की अपनी बेटी के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है, पर उस घर में कुछ हॉरर एलिमेंट होते रहते हैं। फिर आगे जाके हमें पता चलता है कि उस घर के एक फ्रिज में एक आत्मा रहती है। वो आत्मा किसी और की नहीं, पुलिस को जिस लड़की की खोपड़ी मिली थी ये उसी की आत्मा है। ये दोनों कहानी एक साथ चलते हैं और इस मूवी के एंड में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। उसके बाद एंड में जो सस्पेंस खुलता है ना, वो आपको जरूर पसंद आएगा। क्राइम थ्रिलर के साथ साथ हॉरर एलिमेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से डाला गया है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करते हुए हम साथ मिलकर इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में एक मछुआरे को एक झील में एक इंसान की खोपड़ी मिलता है और यहाँ पे पुलिस आ जाते हैं और झील में बाकी बॉडी पार्ट्स की तलाश शुरू कर देते हैं। ये जगह होम मिनिस्टर का होता है और वो यहाँ पे जल्द ही एक बोट क्लब बनाने वाले थे और इस जगह पे होम मिनिस्टर का बेटा अक्सर अपने दोस्तों के साथ आता रहता था। इसलिए मीडिया वाले ये दिखाते हैं कि ये जो खोपड़ी मिली है इसकी मर्डर में होम मिनिस्टर का बेटे का भी हाथ हो सकता है। तभी हम तो पुलिस वाले को आपस में बात करते हुए सुनते हैं होम मिनिस्टर का बेटा किसी लड़की से प्यार करता था। फिर कुछ टाइम बाद उसने उस लड़की को छोड़ दिया, पर वो लड़की उसे नहीं छोड़ रही थी। होम मिनिस्टर उसे पैसे भी ऑफर किए पर वो लड़की नहीं मानी। फिर अचानक एक दिन वो लड़की गायब हो जाती है। कहाँ गई और अभी वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। तो इस केस की सीरियसनेस को देखते हुए ये केस एसीपी सत्यजीत को दिया जाता है। दूसरी तरफ हम मेघा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक न्यूज चैनल में काम करती है। फिर वो अपने लिए एक किराए के घर देखने जाती है। वो घर उसे पसंद आ जाती है। उस घर में पहले से ही फ्रिज, एसी, गैस, टीवी सब होता है। फिर वो घर की फोटो खींच के अपनी माँ को भेजती है। दोस्तों, दरअसल मेघा अपने पति के साथ नहीं रहती क्योंकि उसकी पति छोटी से छोटी चीज के लिए अपनी माँ से परमिशन लेके काम करता है। अपनी माँ से बिना पूछे वो कुछ भी नहीं करता। उसकी ये बर्ताव से तंग आके ससुराल छोड़ के मेघा अपने माँ के साथ रहती है। और हाँ, मेघा की एक छोटी बेटी भी है जिसके नाम चिनू है। फिर मेघा अपनी बेटी और एक काम वाली बाई के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो जाती है। चिनू अपने साथ एक डॉल भी ले जाती है जो कि उसे उसकी मासी ने दी थी। दरअसल 1 साल पहले चिनू की मासी गले पे फांसी लगा के सुसाइड कर ली। उसने ऐसा क्यों किया ये किसी को नहीं पता। फिर हम देखते हैं एसीपी सत्यजीत को डॉक्टर से पता चलता है कि ये खोपड़ी किसी लड़की की है जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच में है और इसकी मौत लगभग 1 साल पहले यानी कि सितंबर 2019 में हुई है। फिर एसीपी सत्यजीत इंस्पेक्टर नीला से कहते हैं तुम पता लगाओ कि पिछले 2 साल में कितने लड़की गायब हुए हैं और उनमें से 20 से 30 साल के लड़कियों की एक अलग लिस्ट बनाओ। और हाँ, एमएलए की बेटे की जिस गर्लफ्रेंड की बात मीडिया कर रही है उसके बारे में भी थोड़ा पता लगाओ। दूसरी तरफ हम मेघा को अपनी एडवोकेट दोस्त लतिका के साथ देखते हैं। दरअसल मेघा अपने पति से डिवोर्स फाइल कर रही है और वो चाहती है उसकी बेटी चिनू की कस्टडी उसे मिले और इस केस को एडवोकेट लतिका देख रही होती है। फिर हम मेघा को उसके किराए के घर में देखते हैं जहाँ पे चिनू अपनी डॉल को फ्रिज में टांग देती है ताकि उसे गर्मी ना लगे। फिर चिनू फ्रिज से एक पानी की बोतल निकालती है और उस पानी के साथ बेसिन में खेल रही होती है। फिर वो स्कूल चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब मेघा देखती है कि बेसिन का पाइप जाम हो गया है, पानी यहाँ से ठीक से जा नहीं रहा होता है और तभी वो वहाँ पे कुछ अजीब सी चीज देखते हैं। फिर जब वो उसे उठाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे किसी लड़की के बाल अटके हुए हैं। ये देख के मेघा सोच में पड़ जाती है कि बेसिन में इतने सारे बाल आए कहाँ से। फिर वो इसे इग्नोर कर देते हैं। फिर उसी दिन रात को जब मेघा की अचानक नींद खुलती है तो वो देखती है कि फ्लोर में चारों तरफ पानी ही पानी होता है। फिर वो ये पानी कहाँ से आ रही है ये देखने के लिए उठती है तो वो देखती है कि उसकी काम वाली बाई डरती हुई आती है और कहती है कि मैम साहब मैं सो रही थी, तभी किसी ने मेरे ऊपर पानी फेंका। उठ के देखा तो कोने में एक लड़की बैठ के रो रही थी। तो ये सुनने के बाद मेघा कहती है कि अपने दिमाग से ये फालतू के ख्यालात बाहर निकाल और ये पानी साफ कर और उसके बाद जाके सो जा। दूसरी तरफ हम देखते हैं एसीपी सत्यजीत डॉक्टर के पास जाते हैं और खोपड़ी के सहारे फेस रिकंस्ट्रक्शन कराने के लिए कहते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये लड़की दिखती कैसी थी। फिर डॉक्टर कहते हैं कि आपका काम तो हो जाएगा लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिर एसीपी सत्यजीत को उस महिला डॉक्टर से पता चलता है अगर किसी खोपड़ी को पानी में पड़े हुए ज्यादा दिन हो जाए तो उसकी दांत अपने आप झड़ जाते हैं, पर इस खोपड़ी के सभी दांत तो झड़ गए हैं पर एक दांत अभी भी लगा हुआ है। डॉक्टर कहते हैं ये दरअसल नकली दांत है, इसे स्क्रू से टाइट करके लगाया गया है। फिर डॉक्टर कहते हैं मैं एक बहुत ही अच्छे ओडोंटोलॉजिस्ट को जानती हूँ जिनका नाम है डॉक्टर पद्मनाभम, आप उनके पास जाइए, वो आपको इस दांत के बारे में अच्छे से बता सकते हैं।
फिर एसीपी सत्यजीत डॉक्टर पद्मनाभम के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं किसी की भी फिंगरप्रिंट किसी और के साथ मैच नहीं करती, इसी तरीके से सभी इंसान के दांतों का भी शेप एंड साइज अलग अलग होता है, ये किसी दूसरे के साथ मैच नहीं होता है। फिर डॉक्टर पद्मनाभम कहते हैं इस लड़की की मौत के कुछ महीने पहले ही इसने ये नकली दांत लगाई थी। मैं आपको इस दांत में यूज हुए मटेरियल और इसकी शेप एंड साइज की रिपोर्ट बना के दे देता हूँ। आप एक काम करिए, शहर के सभी डेंटल लैब और अस्पताल में इसके बारे में पता करिए। फिर एसीपी सभी डेंटल हॉस्पिटल और डेंटल लैब में पता करते हैं और डॉक्टर के रिपोर्ट के अनुसार मिलता जुलता सभी लोगों का डिटेल्स निकालते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक आधा खाया हुआ सेब को फ्रिज पे रखने के लिए मेघा चिनू को डांटती है, पर चिनू कहती है ये मैंने नहीं खाया और ना ही मैंने इसे फ्रिज पे रखा। तभी हम देखते हैं फ्रिज में लगा हुआ स्टिकर अपने आप घूमने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मेघा ऑफिस में अपने दोस्त को कहता है कि यार मुझे लगता है कि मेरे घर में कोई और भी है और वो हमारे आसपास ही है, पर हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। कुछ दिनों से हमारे घर में कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं। फिर हम देखते हैं मेघा और उसकी दोस्त दोनों मिलके जरा नाम की एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पास जाते हैं जो खुद एक अंधी होती है। फिर मेघा उन्हें उसके घर में घटने वाले सभी अजीब घटना के बारे में बताती है और कहती है कि आप एक बार प्लीज मेरे घर पे चलिए और देखिए कि सच में वहाँ पे कोई आत्मा है या फिर ये सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है। फिर जरा मान जाते हैं और रात को मेघा के घर आते हैं और उनका जो रिचुअल होता है वो करती है और कुछ मंत्र भी पढ़ती है और कहती है बता मुझे कौन है तू और यहाँ पे क्या कर रही है। तभी जरा के हाथ अपने आप चलने लगते हैं और वो एक नाम लिखती हैं जो कि था ईभा मारिया। और तभी हम देखते हैं कि फ्रिज अपने आप खुलती है और वहाँ से एक काली साया बाहर निकलती है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं रात को मेघा चिनू को ढूंढ रही होती है पर वो उसे घर पे कहीं नहीं मिलती। फिर मेघा जब फ्रिज के पास से जा रही होती है तभी फ्रिज हिलने लगती है और मेघा जब फ्रिज को ओपन करती है तो देखती है कि चिनू फ्रिज के अंदर होती है और वो ठंड के कारण जम गई होती है। मेघा उसे बाहर निकालती है और रोते हुए उसे जगाने की कोशिश करती है और तभी वो नोटिस करती है कि चिनू के मुंह के अंदर कुछ है। फिर वो उसे जब बाहर निकालती है तो देखती है कि ये किसी लड़की की बाल होती है। तभी एक भयानक हाथ आके उसे पीछे से पकड़ लेती है और तभी मेघा की आंख खुल जाती है। दरअसल ये एक सपना था। तो ये सपना देख के मेघा बहुत डर जाती है और अगले दिन घर की मालिक को कॉल करके कहती है कि आप प्लीज ये फ्रिज को ले जाइए या फिर इसे बेच दीजिए। मैं अब इसे यहाँ पे नहीं रख सकती क्योंकि मैं एक नया फ्रिज लेने वाली हूँ, तो यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एसीपी सत्यजीत डेंटल हॉस्पिटल और डेंटल लैब से जिन लोगों का रिकॉर्ड निकाले थे पुलिस पर्सनली इन सभी को कॉल करती है और उनके साथ बात करती है, पर एक लड़की कॉल नहीं उठाती है। तो इंस्पेक्टर नीला उस लड़की की डिटेल्स अस्पताल से निकाल के एसीपी सत्यजीत को मेल कर देती है। फिर जब एसीपी सत्यजीत उसकी प्रिंट आउट निकालते हैं तो हम देखते हैं कि उस लड़की की नाम है ईभा मारिया। यानी कि दोस्तों पुलिस को जो खोपड़ी मिली थी वो ईभा मारिया की है और उसकी आत्मा मेघा के फ्रिज में है। वो शायद मेघा से कुछ कहना चाहती है। फिर एसीपी सत्यजीत डेंटल हॉस्पिटल से मिली ईभा की डिटेल्स के सहारे उसकी आधार कार्ड निकालते हैं और तभी डॉक्टर एसीपी को कॉल करके कहते हैं कि खोपड़ी का चेहरा रिकंस्ट्रक्शन हो गया है, आप आके देख लीजिए। फिर एसीपी सत्यजीत रिकंस्ट्रक्शन हुई फोटो को आधार कार्ड से मिली फोटो से जब मैच करते हैं तो वो मैच हो जाता है। यानी कि एसीपी अब श्योर हो गए हैं कि ये खोपड़ी ईभा मारिया की ही है। दूसरी तरफ हम मेघा को देखते हैं जो कि जरा से मिलने गई है और जरा से पूछती है ईभा मारिया चाहती क्या है। तो जरा कहते हैं ईभा के साथ पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ है और वो तुम्हारी हेल्प चाहती है उसकी खूनी को सजा दिलवाने के लिए। जब तक उसकी खूनी को सजा नहीं मिलती वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। फिर हम देखते हैं कि मेघा भी डिसाइड कर लेती है वो ईभा की मदद करेगी। दूसरी तरफ एसीपी सत्यजीत को आधार कार्ड से ईभा मारिया की एड्रेस मिलने के बाद वो उसके गांव जाते हैं। वहाँ से उन्हें पता चलता है कि ईभा मारिया की पापा की 2 शादी हुई थी और ईभा पहली बीबी की बेटी है। जब वो छोटी थी तभी उसकी माँ की डेथ हो गई थी। फिर उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। ईभा की सौतेली माँ कभी भी उसे पसंद नहीं करती थी, रोज उनके बीच झगड़े होते थे। तो झगड़े से तंग आके ईभा की पापा उसे बोर्डिंग स्कूल पे भेज देते हैं। वो अपनी पढ़ाई वहीं पे पूरी करती है और वापस इस गाँव में कभी नहीं आती। हाँ, उसके पापा के मरने के बाद वो एक बार यहाँ पे आई थी। उसके नाम पे जो घर और जमीन है उसे बेच के चली गई। फिर एसीपी सत्यजीत पूछते हैं कि ईभा की सौतेली माँ अब कहाँ रहती है। तो दुकानदार कहता है कि ईभा के पापा के मरने के बाद वो लोग इस जगह को छोड़ के चले गए, अभी कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता। तभी वहाँ पे कुणाल नाम का एक बंदा आता है जो कि पैसे से एक छोटा मोटा ब्रोकर होता है। जमीन बेचना, खरीदना या फिर किसी के घर में कोई भी फंक्शन होना ये उसे अच्छे से अरेंज करता है। फिर एसीपी सत्यजीत कुणाल को अपने साथ लेके ईभा की गाँव वाले घर में जाते हैं और एसीपी उसे पूछते हैं कि आपने ये घर किससे खरीदा। तो वो कहता है कि मैंने
शहर की एक एजेंसी के थ्रू ये घर खरीदा है। फिर कुणाल उन्हें जमीन दिखाते हुए कहता है कि सर, ये पूरी की पूरी जमीन जो कि 4 से 5 एकड़ की है, इभा के पापा मरने से पहले ये इभा के नाम पे कर गए थे। बहुत लोग इस जमीन को खरीदना चाहते थे, पर इभा कब अचानक यहाँ पे आई और इस जमीन को बेच के चली गई, मुझे तो खुद पता नहीं चला। बाद में मुझे रजिस्टर ऑफिस से पता चला कि वो ये जमीन बेच चुकी है। फिर एसीपी कुणाल से जब इभा की सौतेली माँ के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि इभा के पापा उनके लिए भी एक घर बना के गए थे और वो लोग अभी वहाँ पे हैं। उसकी 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। उनकी बेटी थोड़ा हटके है, वह लड़कों के जैसे बाल रखती है। फिर एसीपी इभा की सौतेली माँ की एड्रेस लेके उनसे मिलने के लिए पहुँच जाते हैं और इभा की माँ से पूछते हैं क्या आपके पति मरने से पहले इभा के बारे में कुछ बताए थे? तो वो कहती है कि ना मैंने कभी उनसे कुछ पूछा और ना ही उन्होंने कभी मुझे कुछ बताया, लेकिन हाँ मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि इभा हमेशा बाहर रहती थी और वो हमारे जाति से बाहर एक लड़के से शादी कर ली थी और शादी के रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही उसने अपने पापा को इस बारे में बताया था और उसके पापा भी उनकी शादी से खुश थे। फिर एक दिन वो इभा की माँ की गहने और जमीन के पेपर लेके इभा से मिलने के लिए गए। कुछ दिन वहाँ पे रहे और उसके बाद घर वापस आ गए और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई और वो मर गए। फिर एसीपी पूछते हैं कि इभा अपने पापा के अंतिम संस्कार के लिए तो आई होगी, वो अकेली आई थी या फिर अपने पति के साथ आई थी? तो वो कहती हैं कि इभा अकेली आई थी और काम खत्म होने के बाद तुरंत चली गई। फिर एसीपी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो इभा की सौतेली माँ की बेटी को देख लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेघा घर के मालिक को कॉल करके कहती है कि रहने दीजिए, आप इस फ्रिज को बेचिए मत, मैं इसी से काम चला लूंगी। और वो उन्हें पूछती है कि आप ये फ्रिज कहाँ से खरीदा था? तो वो कहते हैं कि ढंग से तो याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, तुम वहाँ जाके पता करो, शायद मैं वहाँ से खरीदा था। फिर मेघा उस दुकान पे जाती है और पूछती है कि आपने ये फ्रिज किससे खरीदा था? तो दुकानदार कहता है कि देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग खुद आके अपने सामान बेच के जाते हैं या फिर कबाड़ी वाले यहाँ पे लाके बेचते हैं, तो यहाँ पे ज्यादातर चीज सेकेंड हैंड होते हैं। तो अभी आप ही बताइए कि रोज इतने सारे सामान यहाँ पे आते हैं, तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि इतने साल पहले कि ये फ्रिज मैंने किससे खरीदा था? तो मेघा वहाँ से निराश होकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सीआई सियाद इभा की कॉल रिकॉर्ड लेके एसीपी सत्यजीत के पास जाते हैं और कहते हैं सर, ये नंबर अभी एक्टिव नहीं है, पर यहाँ पे एक अजीब चीज है। डॉक्टर के मुताबिक इभा की मौत सितंबर 2019 में हुई थी, पर उसकी मोबाइल नंबर की लास्ट लोकेशन अप्रैल 2020 को वाराणसी पे दिखा रहा है। अगर वो सितंबर 2019 में मर गई थी तो अप्रैल 2020 में उसकी मोबाइल कौन यूज कर रहा था और उसकी मोबाइल वाराणसी पहुंची कैसे? इसका मतलब कोई तो है जो कि इभा की मरने के बाद भी उसकी मोबाइल को यूज किया था। फिर सीआई सियाद यहाँ से चले जाते हैं और हम दूसरी तरफ मेघा को देखते हैं जो कि फेसबुक में इभा मारिया को ढूंढ रही होती है। जैसे ही वो एक इभा मारिया की प्रोफाइल को ओपन करती है तो तभी चीनू टीवी पे एक कार्टून शो देख रही थी और वो अचानक एक जगह पे रुक जाती है और एक वर्ड बार बार दोहराती है जो कि थी इट्स मी, इट्स मी, इट्स मी। यानी कि इभा की आत्मा ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मेघा अभी जिस प्रोफाइल को ओपन किया है वो इसी की है। फिर इभा अपनी एडवोकेट दोस्त लतिका को कॉल करती है और कहती है मैं अभी इभा नाम की एक लड़की की प्रोफाइल चेक कर रही थी और मैंने देखा कि उसकी फ्रेंड लिस्ट में तुम्हारा नाम है, क्या तुम उसे जानती हो? फिर लतिका कहती है कि मुझे अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा है, पर तुम मुझे कल सुबह तक टाइम दो, मैं देख के बताती हूँ। फिर अगले दिन लतिका मेघा को कॉल करके कहती है हाँ, मैं इभा मारिया को जानती हूँ, वो मेरी क्लाइंट थी। 2019 में मैं उसकी डिवोर्स केस देख रही थी और हाँ, उसके पति शायद किसी न्यूज चैनल पे काम करता था, शायद वो तुम्हारी ही चैनल है, उसका नाम है दर्शन देव। दोस्तों, मेघा जिस न्यूज चैनल पे अभी काम करती है तो दर्शन देव उसी न्यूज चैनल का प्रोग्रामिंग हेड होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसीपी मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस से इभा मारिया की मैरिज को वेरीफाई करते हैं और यहाँ से उन्हें इभा के पति के डिटेल्स मिल जाता है। दोस्तों, इभा के पति कोई और नहीं, मेघा के ऑफिस के प्रोग्रामिंग हेड दर्शन देव होता है। फिर एसीपी दर्शन देव से मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं और उसे इभा के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है मैं ऑफिस में ये सब बात नहीं कर सकता, आप एक काम करिए, आप मेरे घर आ जाइए, हम वहाँ पे बात करेंगे। फिर एसीपी सत्यजीत यहाँ से चले जाते हैं और इन्हें दर्शन देव की केबिन से जाते हुए मेघा देख लेती है। फिर अगले दिन एसीपी दर्शन देव के घर जाते हैं और इभा के साथ उनकी शादीशुदा लाइफ के बारे में पूछते हैं। फिर दर्शन कहते हैं इभा और मेरा रिलेशनशिप को अगर मैं एक अट्रैक्शन कहूँ तो गलत नहीं होगा। कॉलेज में वो मुझसे 1 साल जूनियर थी, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे लगे, हम दोनों के बीच प्यार हुआ और हमने शादी कर ली। फिर बाद में हमें रियलाइज हुआ कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, फिर हम अलग हो गए और हाँ, डिवोर्स पहले इभा ने ही फाइल करी थी। फिर एसीपी दर्शन से कहते हैं क्या इभा के साथ तुम्हारा कोई और प्रॉब्लम था?
फिर दर्शन कहते हैं, हाँ मैंने खुद की एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करने के लिए ईभा के घर और जमीन का पेपर 2.5 करोड़ में गिरवी रखा था। जब हम अलग हुए ईभा को वो पैसा तुरंत चाहिए था। एक साथ इतने सारे पैसे कहाँ से लाता, मेरा बिजनेस तो पूरा डूब गया था। तभी रश्मि की पापा यानी कि मेरे ससुर जी ने मुझे पैसे दिए और मैं ये ईभा को दे दिया। फिर एसीपी कहते हैं, क्या तुम डिवोर्स के बाद ईभा के साथ कभी मिले थे? तो दर्शन कहते हैं, जी नहीं, पर मेरे एक म्यूचुअल फ्रेंड से मैंने सुना था ईभा कहीं अध्यात्म की राह में चल पड़ी है। फिर एसीपी दर्शन से पूछते हैं कि तुम शादी के बाद ईभा के साथ कहाँ रहते थे? फिर वो उस एड्रेस को लेके यहाँ से चले जाते हैं, पर जाने से पहले बता देते हैं कि ईभा अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर हम देखते हैं डॉक्टर पद्मनाभम एसीपी को कॉल करके कहते हैं, मुझे पता चला है कि कन्याकुमारी में अक्टूबर 2019 में आपके केस जैसा एक घटना हुआ था, पर यहाँ पे विक्टिम की खोपड़ी नहीं, एक कटा हुआ हाथ मिला था। मुझे लगा मैं आपको इसके बारे में बता दूं, हो सकता है आपका कुछ काम आ जाए। फिर एसीपी उस कटा हुआ हाथ वाले रिपोर्ट को अपने पास मंगवाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस कटा हुआ हाथ के पास एक बाल मिला था, जिसकी डीएनए उस हाथ के डीएनए के साथ मैच नहीं करता। हो सकता है ये बाल खूनी की हो। फिर उस हाथ की डीएनए को जब खोपड़ी की डीएनए से मैच किया जाता है तो मैच हो जाता है, यानी कि ये कटा हुआ हाथ ईभा मारिया की है। फिर एसीपी उस बाल का टेस्ट करवाते हैं ताकि पता चले कि ये बाल लड़के का है या फिर लड़की का। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेघा अपने दोस्त से दर्शन देव के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि ये कॉलेज में एक लड़की से प्यार करता था, फिर उससे शादी कर ली। उसके बाद जब उसने यहाँ पे जॉब करा, हमारे एमडी को उसका काम बहुत अच्छा लगा, पर एमडी की बेटी को तो दर्शन देव ज्यादा अच्छा लगा। फिर दर्शन ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और एमडी की बेटी रश्मि से शादी कर लिया और बन गया इस कंपनी का नया प्रोग्रामिंग डायरेक्टर। फिर मेघा कहती है, क्या तुम उसकी पहली पत्नी ईभा मारिया के बारे में कुछ जानती हो? तो वो कहता है, हाँ ईभा मेरी एक दोस्त के साथ एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी, शायद उसे कुछ पता हो। फिर वो उसकी कॉल सेंटर वाले दोस्त से मिलने जाते हैं और वो बताती है कि वो एक दिन अचानक से जॉब छोड़ के चली गई, फिर उसे किसी ने नहीं देखा। जनवरी 2020 में मेरी शादी थी तो मैं उसे दिसंबर में शायद कॉल किया होगा मेरी शादी के इनविटेशन देने के लिए, पर उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। तो मैं व्हाट्सएप पे उसको इनविटेशन कार्ड भेजी थी और उसने रिप्लाई भी किया था। रिप्लाई में उसने कहा कि मैं किसी सफर में निकली हूँ, तुम्हारे शादी में नहीं आ पाऊंगी। फिर मेघा कहती है कि वो रहती कहाँ थी? तो वो लड़की कहती है उसकी ऑफिस के पास एक सखी नाम की हॉस्टल है, वो वहाँ पे रहती थी। ये सब सुनने के बाद मेघा यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एसीपी सत्यजीत जो बाल को टेस्ट कराने दिए थे उसका रिपोर्ट आ जाता है और पता चलता है कि ये बाल किसी लड़की की है और हाँ, ये जिसकी भी बाल है वो लड़की अपनी बाल छोटी रखती है। डॉक्टर से सुनने के बाद एसीपी को सबसे पहला शक ईभा की सौतेली माँ की बेटी के ऊपर होता है, क्योंकि उसकी बाल भी लड़कों की जैसे छोटी होती है। फिर एसीपी उसके ऊपर नजर रखते हैं। फिर हम देखते हैं एसीपी उस घर पे जाते हैं जहाँ ईभा शादी के बाद रहती थी। वहाँ से इन्हें पता चला कि तलाक होने के बाद वो इस घर को छोड़ के चली गई और अपने ऑफिस के पास एक सखी नाम के हॉस्टल में रहने लगी। फिर एसीपी सखी हॉस्टल में जाते हैं और वहाँ पे ईभा के बारे में पूछताछ करते हैं तो पता चलता है एक दिन अचानक किसी से कुछ कहे बिना वो यहाँ से चली गई, यहाँ तक कि वो अपने कपड़े और सामान भी लेके नहीं गई। फिर इंस्पेक्टर नीला कहती है कि आपने उसे कभी फोन नहीं किया? तो वार्डन कहती है, हाँ मैंने उसे बहुत बार कॉल किया और उसने कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने उसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तब जाके उसने रिप्लाई दिया। उसने रिप्लाई में लिखा था कि मैं और हॉस्टल नहीं जाऊंगी, मैं आध्यात्म की राह में चल पड़ी हूँ, मेरी एक दोस्त आपके हॉस्टल जाएगी, आप उसे मेरा सामान दे देना। फिर अगले दिन उसकी दोस्त यहाँ पे आई और उसकी सामान लेके चली गई। फिर वार्डन कहती है, आपसे पहले एक लड़की भी यहाँ पे आई थी और वो भी ईभा मारिया के बारे में पूछताछ कर रही थी। एज ए ऑडियंस हम जान जाते हैं कि ये जिस लड़की के बारे में बात कर रही है वो कहीं और नहीं, वो मेघा है। फिर एसीपी कहते हैं कि वो लड़की दोबारा आपसे मिलने आए या फिर आपको कॉल करे तो आप हमें जरूर बताना। फिर एसीपी यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट में मेघा और लतिका ईभा के बारे में बात कर रहे होते हैं। लतिका कहती है, ईभा मुझे कह रही थी कि वो इस लाइफ को छोड़ के एक स्पिरिचुअल लाइफ जीना चाहती है, हो सकता है वो अभी किसी ऐसे स्पिरिचुअल जगह में हो। दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मेघा ने लतिका को ईभा की आत्मा के बारे में कुछ नहीं बताया है, क्योंकि लतिका एक न्यूज चैनल पे जॉब करती है तो लतिका को लगता है कि शायद ये इसीलिए इस केस के बारे में पूछताछ कर रही है। लतिका को तो पता ही नहीं है कि ईभा मर चुकी है। फिर मेघा कहती है, हो ना हो लतिका के साथ कुछ तो बुरा हुआ है और मैं उसका पता लगा के रहूंगी। दूसरी तरफ हम एसीपी सत्यजीत को देखते हैं जो कि ईभा की फेसबुक प्रोफाइल को देख रहे होते हैं। ईभा की प्रोफाइल में वाराणसी के बहुत सारे फोटो अपलोड हुई जो कि ईभा के मरने के बाद शायद किलर ने अपलोड किया हो। तभी एसीपी सत्यजीत एक फोटो को देख के
नीला को कहते हैं तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ। फिर एसीपी सबको बताते हैं कि इस फोटो को देखिए, यहाँ लोग मास्क बांट रहे होते हैं क्योंकि तभी इंडिया में कोविड-19 नया नया आया था और यहाँ पे लिखा है कि कोविड-19 से हुआ वाराणसी में पहली मौत। कृपया आप सभी सुरक्षित रहें और मास्क पहने रखें। फिर एसीपी कहते हैं वाराणसी में कोविड-19 से पहली मौत 4 अप्रैल 2020 को हुआ था, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि ये फोटो 4 अप्रैल को लिया गया होगा और इसे अपलोड 13 अप्रैल 2020 को किया गया। एसीपी कहते हैं कोविड-19 की पहली फेज की लॉकडाउन में जो भी लोग दूसरे स्टेट से आ रहे थे, सरकार उन सभी का लिस्ट बनाती थी। मुझे वो 13 अप्रैल के बाद आज तक के जितने भी लोग अदर स्टेट से आए हैं उन सभी का लिस्ट चाहिए। फिर एक पुलिस वाला वो लिस्ट लाके एसीपी को देता है। फिर हम देखते हैं एसीपी लिस्ट में कुछ देखते हैं और तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। दरअसल दोस्तों एसीपी सर का एक नशेड़ी मामा होता है जो कि हमेशा नशे में रहता है। दरअसल उस लिस्ट में इभा मारिया के नाम के साथ साथ एसीपी के मामा का भी नाम होता है। दरअसल ये दोनों एक ही बस से वाराणसी से आए थे, तब एसीपी के मामा भी वाराणसी घूमने के लिए गए थे। फिर एसीपी अपने मामा से इभा मारिया के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं इभा और मेरा तो बस की सीट को लेकर झगड़ा हुआ था पर बाद में सब कुछ ठीक हो गया। फिर एसीपी इभा मारिया की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं क्या वो लड़की ये थी? तो एसीपी की मामा कहते हैं ये नहीं थी, वो तो कहीं और थी और हाँ मैंने तो उसे हाल ही में कहीं पे देखा था। फिर एसीपी तुरंत पूछते हैं कहाँ देखा था? तो उसकी नशेड़ी मामा को कुछ याद नहीं आता तो वो कहता है कि अभी तो याद नहीं आ रहा है लेकिन जब याद आएगा तब बता दूंगा। फिर एसीपी कहते हैं देखो मामा, जब भी याद आए मुझे तुरंत कॉल करके बताना क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस केस है। फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर एसीपी सत्यजीत ब्रोकर कुणाल के जरिए रजिस्ट्रार ऑफिस से इभा मारिया की फोटो निकालते हैं जो कि 2020 में जब उसने जमीन बेची थी तब वहाँ पे दी थी। फिर हम देखते हैं एसीपी को सखी हॉस्टल की वार्डन कॉल करती है और कहती है उस दिन जो लड़की इभा के बारे में पूछ रही थी मैंने उसे टीवी पे देखा। फिर हम देखते हैं एसीपी सत्यजीत मेघा से मिलने जाते हैं। मेघा उन्हें ये आत्मा वाली बात बताती है पर एसीपी ये सुन के हंसने लगते हैं। मेघा कहती है आप मानो या ना मानो पर मेरे साथ जो भी हुआ मैं तो जानती हूँ कि ये सच है और इभा की आत्मा सच में है। फिर मेघा कहती है मुझे अभी तक बस यही पता चला है कि इभा की मौत हो चुकी है पर मरने से पहले उसने अपने पति से डिवोर्स ले लिया था और ये केस मेरी दोस्त लतिका देख रही थी। फिर एसीपी कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्या मैं आपकी दोस्त लतिका से मिल सकता हूँ? हो सकता है वो हमारी कोई मदद कर दे। तभी एसीपी को उनके मामा का कॉल आता है। फिर वो बताते हैं कि मैंने हाल ही में लतिका को कोर्ट के सामने देखा था, वो वकील की ड्रेस में थी। दोस्तों फिर यहाँ पे एसीपी ब्रोकर कुणाल के द्वारा भेजा गया फोटो को मेघा को दिखाते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कातिल ये है। ये फोटो देख के मेघा पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। दरअसल ये फोटो किसी और की नहीं एडवोकेट लतिका की होती है। फिर एसीपी तुरंत इंस्पेक्टर नीला को कॉल करते हैं और लतिका के घर जाने के लिए कहते हैं और तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल अपने जमीन के पेपर और पैसे लेने के बाद इभा लतिका के साथ कार में कहीं जा रही होती है। दर्शन से अलग होने के बाद इभा बहुत दुखी होती है। फिर लतिका उसे अपने घर चलने के लिए कहती है। बातों बातों में लतिका कहती है कि उसके पापा एक विला का प्रोजेक्ट लिए थे और इसके लिए उन्होंने बहुत लोगों से पैसा एडवांस में लिया था। इससे पहले कि वो विला को कंप्लीट करते वो मर गए और अब सभी इन्वेस्टर मेरे पीछे पड़े हैं। काम अभी आधा पड़ा हुआ है। 1 महीने के अंदर अगर मैं विला को पूरा नहीं करके दिया तो वो मेरे अगेंस्ट केस करेंगे। खैर छोड़ो, ये सब जो होगा देखा जाएगा। एक मैं हूँ जो मेरे पास कुछ नहीं है फिर भी मैं जैसे तैसे जी रहा हूँ और दूसरी तरफ तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी तुम दर्शन को लेके दुखी हो। फिर वो लोग लतिका के घर पहुँच जाते हैं। तभी एक बंदा आके कहता है जो कि भिला का काम देख रहा होता है कि मैडम जी सारा माल खत्म हो गया है और दुकानदार अभी उधार देने के लिए मना कर रहे हैं और मजदूरों को भी उनकी पैसा चाहिए। आप जल्दी कहीं से पैसों की जुगाड़ करिए वरना ये काम पूरा नहीं हो पाएगा। और हाँ, बारिश के कारण आज काम नहीं हो पाएगा और हाँ मैंने सभी सामान आपके घर पे रख दिया हूँ। फिर लतिका और इभा घर के अंदर जाते हैं। इभा एक जगह पे बैठ के कहती है मैं कल ही गांव चली जाऊंगी और सभी पैसे और प्रॉपर्टी के पेपर मेरी सौतेली माँ को दे दूंगी। हो सकता है ये सब पाने के बाद वो मुझे प्यार करे, फिर मैं आध्यात्मिक राहों में चल पड़ूंगी। और तभी अचानक लतिका पीछे से एक तार से इभा की गला को दबा के उसे मार डालती है। फिर इभा की लाश को घसीटते हुए बाथरूम में ले जाती है। फिर उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखती है और रोज थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगह पे फेंक देती है। और दोस्तों ये वही फ्रिज है जो अभी मेघा के घर पे है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं इंस्पेक्टर नीला जब लतिका के घर जाते हैं तो देखते हैं कि लतिका अपने घर में नहीं होती है और दूसरी तरफ एसीपी सत्यजीत मेघा के साथ लतिका के घर जाते वक्त कहते हैं क्योंकि ये खुद एक एडवोकेट थी तो इसे कानूनी सभी दांव पेच पता थी।
फिर इसने ईवा के आधार कार्ड में अपनी फोटो लगा के खुद ईवा मारिया बन गई और गाँव जाके अपनी जमीन चुपचाप बेच के चली गई। जमीन बेचते टाइम उसने जो आधार कार्ड का फोटोकॉपी दिया था कुणाल से, वो मुझे मिल गया। और जब उसको लगा कि अब उसे नकली जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं, तो वो ईवा के मोबाइल को फेंक दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं लतिका दरअसल मेघा के घर गई होती है। उसे पहले से ही पता होती है कि मेघा घर की चाबी कहाँ पे रखती है। वो चाबी लेके घर के अंदर चली जाती है। दरअसल मेघा ने ईवा को लेके जितनी भी डाटा कलेक्ट करी थी, लतिका उसे चुराने के लिए आई थी ताकि वो खुद सेफ रहे और लोगों को कभी पता ना चले कि ईवा मारिया के साथ दरअसल हुआ क्या था। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि लतिका को ईवा की आत्मा के बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो जब ये मेघा के घर में होती है तभी फ्रिज अपने आप हिलने लगती है। फिर लतिका उस फ्रिज को देख के डर जाती है क्योंकि ये वही फ्रिज होती है जिस फ्रिज के अंदर उसने ईवा के टुकड़ों को रखी थी। और डरती हुई जाके उस फ्रिज को ओपन करती है और ओपन करते ही हम देखते हैं कि फ्रिज के अंदर ईवा की सड़ा हुआ बॉडी पार्ट्स होते हैं। ये देख के लतिका डर जाती है और बहुत जोर से चिल्लाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सुबह हमें पता चलता है कि फ्रिज फटने के कारण उसके जहरीले गैस की वजह से लतिका की मौत हो गई होती है। फिर मेघा एसीपी से कहती है, अब तो आपको यकीन आ गया होगा ना कि ईवा की आत्मा सच में है। फिर एसीपी कहते हैं, देखो वो जो भी हो, लतिका की मौत फ्रिज फटने के कारण हुआ है और मैं बस उसे ही सच मानूंगा। फिर हम मेघा की बहन की फोटो फ्रेम को देखते हैं जिसकी ग्लास फट जाती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मेघा की बहन मेघा से कुछ कहना चाहती है कि उसने सुसाइड आखिर क्यों किया। ये शायद अगर इस मूवी का सेकेंड पार्ट आए तब हमें पता चलेगा। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप आगे भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन का भी ऑन कर दीजिए और उसको ऑल पे रखिए ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जल्द ही मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।